हाँ, तो बच्चों हम बात कर रहे थे, एक दो चीजें मैं पुरानी बता देता हूं, देन विल स्टार्ट। गाइस देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक कर्व आता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एच न्यू माइनस फाइव इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना बच्चों? तो अगर मैं, ये बाद में तुम्हें बहुत आसान लगेगा, अभी टफ लग रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन का कर्व बनाऊंगा तो क्या बनेगा गाइस? बेसिकली काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारा वाई एक्सिस पे, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया एक्स एक्सिस पे। क्लियर है बच्चों? तो इसका कर्व ऐसे जाता है, इसका कर्व ऐसे आता है। ये पॉइंट क्या है बच्चों? ऑब्वियसली न्यू नॉट। ये पॉइंट क्या है? न्यू नॉट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट है, न्यू लेस देन न्यू नॉट है तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजेक्टेड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? हर एक बच्चे को क्लियर है? ये कर्व समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ द कर्व गोज। और अगर तुम इसको, ये चीज तो क्लियर हो गई, मतलब ये कर्व आसानी से समझ गए होगे तुम, राइट। और ये क्या होगा बच्चों इन दैट केस? वन सेकेंड गाइस, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? दिस इज वेयर न्यू इज जीरो। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों? मतलब ये क्या हो गया? दिस इज फाइव। ये जो मैग्नीट्यूड है ये कितना आ गया बच्चों? फाइव। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब यहाँ पे नेगेटिव होगा, मतलब ये सपोजिंग -10 आ गया तो फाइव इज 10। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? समझ आ गया? ये वैल्यू 5 होगी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। -10 मतलब 5 = 10। गॉट इट और नॉट? क्लियर होगी ये चीज? ओके। कई बार हम काइनेटिक एनर्जी की जगह ईवी नॉट होता है, हाँ है ना बच्चों? होता ही नहीं होता है गाइस? वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वी नॉट क्या हो जाएगा? h/e -5/e। तो rather than asking us kinetic energy versus frequency का कर्व, they might be asking stopping potential versus frequency का कर्व। पैटर्न वही जाएगा। ये क्या होगा बच्चों? न्यू नॉट। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? ये पॉइंट क्या हो जाएगा अब? व्हाट विल दिस बी? 5/e। y, this is y, this is x, this is m and this is c। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? y = mx प्लस सी। तो ये है 5/e बच्चों। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, अभी स्ट्रेट लाइन तुमने पढ़ा है, स्ट्रेट लाइंस मैथ्स में थोड़ी दिक्कत होगी फिर। अभी मैं बताता जा रहा हूँ तुम्हें ये चीज, कि कर्व ऐसे जा रहा है, और अगर आप वापस जाओगे वाई एक्सिस को जहां पे हिट करेगा तो वहां पे ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 5/e। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? बताओ गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। काइनेटिक एनर्जी सर क्या इस वाले में भी इंटेंसिटी पे डिपेंड? हाँ बेटा बोलो। सर इसमें भी वाई एक्सिस काइनेटिक एनर्जी है, राइट? नहीं, यहाँ पे वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ओके सर। ठीक है ना बेटा? यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ओके। अच्छा गाइस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज इट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन? इट डज नॉट डिपेंड। हाँ है ना? मतलब अगर लेट अस से काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन इट, इट विल बी सेम। इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड बढ़ते जाएंगे। ये सारा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। वेल वी आर डन विद द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो कर्व आ सकते हैं एग्जाम। ये बड़ा फेयर इनफ आइडिया। ये अगर तुम्हें जैसे जो तुमने आंसर दिया, आई एम अज्यूमिंग अगर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। तुम लोगों ने ये आंसर किया है कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट है तो तुम इंटेंसिटी कुछ भी कर लो, इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजेक्टेड। अगर हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन 5, न्यू लेस देन न्यू नॉट, तो हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इंटेंसिटी कितनी बढ़ानी है बढ़ा लो। क्लियर है गाइस? तो अगर कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, एक काम करते हैं ऐसे देखते हैं, सोचते हैं इसका क्या रहे हैं। यहाँ पे ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, और यहाँ पे हमने ले लिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इंटेंसिटी। मतलब आइडिया इज इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड कब शुरू होंगे? जब फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और फिर मैक्सिमम से ऐसे ऐसे काम करते हैं। मैं इस कर्व को ना लेके मैं एक और चीज समझाता हूँ। जस्ट अ सेक गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। कर्व की बजाय मैं वैसे बोलता हूँ, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, मतलब यहाँ पे इससे पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा। इधर इस केस में इजेक्ट हो रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे पर सेकंड, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी पे। यहां से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, एंड इंटेंसिटी टेल्स अस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड। मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। यार एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था लास्ट टाइम कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 242 नैनोमीटर। ओके, इस वेवलेंथ का अगर फोटोन गिरता है इट आयोनाइजेस सोडियम एटम। याद है बच्चों? जिन्होंने रिवाइज किया होगा उन्हें याद होगा। और मैंने कहा था फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। बोला था नहीं बोला था बच्चों? आयोनाइजेस सोडियम एटम का मतलब समझ आ रहा है? उसका जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो हमने बाहर फेंक दिया। उसके लिए हमें वेवलेंथ 242 nm का फोटोन डालना पड़ा। व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम? मैंने कहा था लगा दो Hc/λ। ये आंसर किस में देगा? जूल में। या फिर कर दो 1242 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, इट विल गिव अस द आयोनाइजेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज इन क्वेश्चन में पूछा गया होता आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा गया है किलो जूल पर मोल में, तो क्या करोगे? हम कहेंगे यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बजाय जूल में निकाल लो, और जूल के बाद फिर किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे वो बताता हूं। Hc/λ क्या देगा बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी देगा इन जूल्स। किलो जूल में करना है तो क्या करोगे गाइस? डिवाइडेड बाय 1000। जूल में अगर एनर्जी से वह 10 है तो किलो जूल में कितनी होगी? बाय 1000 करेंगे ना गाइस। तो बाय 10⁻³ कर दूं मैं? ये अब हमें एनर्जी किस में दे रहा है? किलो जूल। लेकिन किलो जूल पर एटम। हाँ है ना बच्चों? ये तो दिस वाज Hc/λ वाज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम। है ना बच्चों? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है। ये जो आयनाइजेशन एनर्जी आई थी ये पर एटम आई थी। पर मोल, एक मोल को रिमूव करने के लिए इंटू Na करोगे या नहीं करोगे? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस वाज एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल, दिस वाज एनर्जी रिक्वायर्ड इन किलो जूल फॉर वन एटम, फॉर वन मोल एटम्स इंटू एन। अब ये जो आंसर है दैट इज इन किलो जूल पर मोल। समझे या नहीं समझे बेटा? क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दैट? गुड। अब आते हैं, लेट अस कम टू द पॉइंट। या एक और छोटी चीज कर लेते हैं, उसके बाद विल स्टार्ट वेयर वी लेफ्ट लास्ट क्लास। मैंने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताया था बच्चों। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁻15 मीटर।
तो एक्चुअल फॉर्मूला होता है ये बच्चों, it is 1.2 into 10 raised to the power minus 15 into a raised to the power 1 by 3 meter, where a is the atomic mass, where a is the atomic mass. क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? हर एक बच्चों क्लियर है? वेल दैट इज नाइस। अब आते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसका रिकैप। 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हाँ है ना बच्चों? अच्छा गाइस, 1/λ इज नथिंग बट वेव नंबर। हाँ है ना? यू नो दैट 1/λ इज वेव नंबर। हाँ है ना? तो ये है, आर की वैल्यू क्या होती है मीटर में? 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर, या लेट अस से मीटर इनवर्स। और 1/r की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में कितनी होती है? एंगस्ट्रॉम। हमने ये देखा था। हाँ है ना बच्चों? अब मैंने बताया था लाइमन सीरीज का मतलब हायर टू 1, बाल्मर मीन्स हायर टू 2, पाशन हायर टू 3, ब्रैकेट हायर टू 4, फुंड हायर टू 5 एंड हम्फ्री हायर टू 6। ये हमारा होता है। ये जो फॉर्मूले जितने भी हम करेंगे दे आर फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। कोई डाउट यहां तक? दे आर फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। मतलब क्या ये फॉर्मूला एच के लिए चलेगा? नहीं चलेगा। एच प्लस के लिए चलेगा, Li2+ के लिए चलेगा, B3+ के लिए चलेगा। अभी जो हमने सोडियम था उसके लिए चलेगा? नहीं। इट इज अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। अब मैंने बताई थी एक चीज जो मैं खत्म करने वाला, शुरू करने वाला था इन द लास्ट क्लास, दैट वाज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। हाँ है ना? ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम मैंने कुछ लिखा था। ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, ये He+Li2+ के लिए नहीं है। लाइमन सीरीज के जितने, लाइमन सीरीज के जितने भी ट्रांजिशन है, चाहे वो 2 से 1 हो, 3 से 1 हो, 4 से 1 हो या इन्फिनिटी से 1 हो, वो सारे के सारे किस में लाए करते हैं? यूवी रीजन में। इट लाइज इन यूवी रीजन। मतलब तुम्हारा उन सब की वेवलेंथ कितनी आने वाली है बच्चों? लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम। इट विल बी लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम। तुम्हें याद होगा जब हम स्पेक्ट्रम कर रहे थे मैंने वैल्यू बताई थी। लाइमन सीरीज का कोई भी ले लो, लोएस्ट एनर्जी ले लो, लोएस्ट एनर्जी मतलब 2 से 1, या हाईएस्ट एनर्जी ले लो इन्फिनिटी से 1, वो सारी की सारी विल लाई इन यूवी रीजन। बाल्मर सीरीज की जितनी भी रेडिएशन हैं दे लाई इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन का मतलब समझ आ रहा है? 4000 to 7000। पाशन सीरीज की सारी, पाशन सीरीज की सारी रेडिएशन लाइन इंफ्रारेड रीजन। इसको बोलते हैं नियर इंफ्रारेड। इन्हें क्या बोलते हैं? नियर इंफ्रारेड। ब्रैकेट सीरीज अगेन दे लाइन इंफ्रारेड रीजन, लेकिन इसको नियर इंफ्रारेड नहीं बोलते। और बाकी बचा हमारा हुंड एंड हम्फ्री। दे टू लाइन इंफ्रारेड रीजन बट इट इज नोन एज, ये भी इंफ्रारेड रीजन में ही लाया कर रही है सारी की सारी, बट दे लाइन फार इंफ्रारेड रीजन। टर्म है, टर्म है, याद करने की है। समझ आया नहीं आया बच्चों? मतलब पाशन, ब्रैकेट, फोन, हम्फ्री, ये सारे के सारे इंफ्रारेड में लाए कर रहे हैं। मतलब वेव लेंथ ऑफ फोटोन is going to be greater than 7000 emitted. When there is emission in Paschen, bracket, Fund, Humphrey, the wavelength will be greater than 4000 7000 angstrom. हाँ बेटा कुछ कह रहे थे? फार टर्म है,
हाँ वेवलेंथ, वेवलेंथ सब में 7000 से ऊपर है इंफ्रारेड। बस टर्म आ गई, एक के लिए नियर और बाकी दो के लिए फार इंफ्रारेड। और जो तुम्हारा ब्रैकेट है वो सिर्फ इंफ्रारेड, नियर फार एंड बीच में। क्लियर है? ला ये सारे इंफ्रारेड में कर रही है, ये सारी के सारी की जो वेवलेंथ है दैट विल बी ग्रेटर देन 7000। चाहे तुम उनका मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन देखो, चाहे पार्शियल का तुम देखो इन्फिनिटी टू 3 देखो, या 4 to 3 देखो। ठीक है ना गाइस? पार्शियल में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा होगा? इन्फिनिटी टू 3। पार्शियल में मैक्सिमम एनर्जी होगा इन्फिनिटी टू 3, और मिनिमम एनर्जी होगा 4 to 3। कोई भी उठा लो, ये सारी वेवलेंथ विल लाई इन इंफ्रारेड रीजन। क्लियर है यहां तक? सेम गोज फॉर ब्रैकेट फॉर हम्फ्री। ओके गाइस, क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई? हो गया? नाइस। हाँ बच्चों, एक चीज और, अभी मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊंगा। आई टेल यू अ फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑल्सो। ठीक है ना गाइस? जस्ट रिमाइंड मी कि मुझे एक ये कर्व समझाना है। इस टाइप का कर्व होता है एनर्जी का। दिस इज हाउ द एनर्जी कर्व गोज। जस्ट रिमाइंड मी कि इस तरीके से जा रहा होता है एनर्जी। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ये है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है, ये थर्ड में हुई, ये फोर्थ में हुई, एंड सो ऑन गाइस। मैं एक काम करता हूँ, मैं बना ही देता हूँ, अभी बना देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। वैल्यूज क्या होंगी वो मैं बाद में बता दूंगा। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, वैल्यूज याद करने की होती है बच्चों। मैं थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ ताकि दिख सके। ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड, इन थर्ड, इन फोर्थ, इन फिफ्थ। डू यू रियलाइज ये हमारा एनर्जी है। ये क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? हमारा एनर्जी। तो एक चीज तुम्हें दिख रही है नहीं दिख रही है? फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत कम होगी, सेकंड में ज्यादा होगी, थर्ड में और ज्यादा होगी, फोर्थ में और ज्यादा होगी, बढ़ती जा रही है एनर्जी, वो तो हमें दिख रहा है। लेकिन जो एनर्जी गैप है बिटवीन सक्सेसिव लेवल्स, वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव लेवल्स क्या होता जा रहा है बच्चों? कम होता जा रहा है। ये कहीं लिख लो, एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव लेवल्स डिक्रीजेस। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? समझ गए? तो जो वेवलेंथ का जो डिफरेंस है वो भी क्या होता जाएगा बच्चों? कम होता जाएगा। है ना बच्चों? यहाँ पे जो वेवलेंथ है, जब 2 से 1 ट्रांजिशन हुआ और 3 से 2 हुआ, उनमें डिफरेंस ज्यादा है। लेकिन तुम कहो 5 से 4 और 4 से 3 हुआ, यहाँ पे जो वेवलेंथ का जो डिफरेंस है वो कम होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? एनर्जी गैप इज डिक्रीजिंग, सो वेवलेंथ में जो चेंज आ रहा है वो भी एज यू गो टू एन की वैल्यू बढ़ाते जाओगे। एन की वैल्यू बिटवीन सक्सेसिव लेवल्स की बात कर रहा हूं, जैसे 2 to 1 और 3 to 2, इनमें जो गैप है वो ज्यादा है। जबकि 5 to 4 और 4 to 3 में जो वेवलेंथ का जो गैप है वो कम है बच्चे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हो गया? मतलब एक एनर्जी से ही रिलेटेड है ये जो मैंने चीज बताई है, कि एनर्जी तुम्हारी, ये जो डिफरेंस है और कम होता जाएगा। 6 देखोगे तो इधर आएगा कहीं ना। ओके, ये वैल्यूज मुझे बतानी है, ये वैल्यूज क्या है? ओके फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट गाइस। ये चीज क्लियर हो गई? नेक्स्ट आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी emitted when electron de-excites de-excites from n2 to n1 state। n2 से n1 में कूद के नीचे आ रहा है। कितनी नंबर ऑफ लाइंस, मतलब कितनी नंबर ऑफ फोटॉन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स, या कितनी डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन एमिट हो सकते हैं जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा है। ओके,
तो एक काम करो, पहले डेल्टा एन निकालो। डेल्टा एन इज n2 माइनस n1 एंड द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इज डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस वन बाई टू। दैट इज द फॉर्मूला। हाँ मैडम, डेल्टा डेल्टा इज n2 माइनस n1। एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन लेके समझाता हूँ। 5 से 1 जा रहा है, हम कह रहे हैं 5 से 1 जाएगा, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ कैन बी ऑब्जर्व, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेवलेंथ विच कैन बी ऑब्जर्व व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 5 टू 1। ओके, मैं एक काम करता हूँ, बनाता हूँ इसे, उससे थोड़ी क्लैरिटी बढ़ेगी। सर एक, आप एक बार थोड़ा ऊपर जाओगे, मेरे को बस फॉर्मूला कॉपी करना था। हाँ बेटा जस्ट अ सेक, ये लो। 5 से पॉसिबिलिटीज क्या है? 5 से 1, 5 से 4, 5 से 3, ये इस तरीके। 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4, 5 से, दैट्स इट, ये चार। 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4, ये पॉसिबिलिटीज है जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से नीचे गिर रहा है ना। अब 4 पे जाएगा तो पॉसिबिलिटीज क्या है? 4 से डायरेक्टली 1 पे जाए, 4 से 3 2 जाए, 4 से 3 जाए। 3 में पॉसिबिलिटीज क्या है? 3 से 2, 3 से 1। दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज। मतलब कितने डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ कैन बी ऑब्जर्व, दीज आर द टोटल ट्रांजिशन जो हो सकते हैं जब वो 5 से 1 जा रहा है। जो वो 5 से 1 जा रहा है, दीज आर द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट यू कैन हैव। हाँ है ना बच्चों? कितने हो गए ऐड करके बताना जरा। 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 10। इसको तुम डायरेक्टली फॉर्मूले से कर सकते थे। डेल्टा एन कितना आएगा बच्चों? डेल्टा एन विल बी 4। तो यहां पे तुम क्या करोगे? 4 × 5/2 आ गया हमारा 10 बच्चों। मैक्सिमम 10 लाइन्स कैन बी ऑब्जर्व व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड्स फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल। ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है, फिफ्थ से ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं फोर्थ एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है। फोर्थ एक्साइटेड समझ में आ गया बच्चों? लास्ट क्लास में हमने किया था। फोर्थ एक्साइटेड का मतलब है एक्चुअली फिफ्थ स्टेट। हाँ है ना बच्चों? क्वेश्चन इसमें बहुत अलग अलग बन सकते हैं। सपोजिंग कोई कहता है कि हमें सिर्फ वो रेडिएशन चाहिए जो किस में लाया कर रही है, यूवी में, जो वो 5 से 1 जंप कर रहा है। कौन कौन सी वो है जो सिर्फ यूवी में लाया कर रही है? यूवी का मतलब क्या होता है गाइस? अभी हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन एटम की बात करें यहाँ पे हम। ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटम में तुम्हारा यूवी रेडिएशन कब ऑब्जर्व होती है? जब वो लाइमन सीरीज में लाया कर है। तो वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होंगी? डायरेक्ट 5 से 1 आए, 4 से 1 आए, 3 से 1 आए, या 2 से 1 आए। तो सिर्फ कितने तुम्हारे ऐसी होंगी विच विल बी लाइंग इन लाइमन सीरीज गाइस? सिर्फ चार। हाँ है ना? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने भी बताया? क्लियर हो गया? सपोजिंग क्या कहता है, सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की बात करें, कितनी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एमिट होंगी, इसका मतलब है विल सेंड इट डायरेक्टली टू 1। तो 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, 4 पॉसिबिलिटीज। क्लियर है बच्चों? हाँ इदांत बेटा बोलो। इदांत, सर तो क्लास लीव करने की परमिशन चाहिए थी। ओके जस्ट वन सेक बेटा। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था? आई वाज सेइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस हमारी 10 थी। ये फॉर्मूला तभी लगाओ जब तुम्हें एक्चुअली मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ही पूछा गया है। बाई चांस उसमें और कोई चीज ऐड करी हुई है तो इट इज बेस्ट टू मेक केसेस, जैसे मैंने अभी किया ना, कि यूवी रीजन में कौन सी लाया कर रही है। अब कोई क्वेश्चन में पूछता है 5 से 1 भेज रहे हैं लेकिन कोई भी ट्रांजिशन बाल्मर सीरीज में नहीं आया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? देर इज नो ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज। बताओ कितनी डिफरेंट लाइंस ऑब्जर्व हो सकती है व्हेन देयर इज नो ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज?
गाइस यहाँ पे तुम एक चीज मिस करोगे, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। हाँ या ना बच्चों? ये है। क्लियर है गाइस? अब तुमने एक चीज और ऐड करी होगी शायद, ये भी ऐड करा होगा। हमने बाल्मर वाले मतलब ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। क्लियर है या नहीं बच्चों? इंपॉर्टेंट चीज है यार, अगर बाल्मर में नहीं हो रहा, मतलब टू में नहीं जंप करा, तो यार टू से वन भी नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? हाँ बेटा बोलो। बेटा डेल्टा एन इज एन टू माइनस एन वन, फाइव माइनस वन इज फोर। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कहा बाल्मर सीरीज में कोई ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। बाल्मर सीरीज में कोई ट्रांजिशन, बाल्मर सीरीज ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब नीचे डी एक्साइड कर रहा है वो टू पे नहीं गया, तो मैंने टू वाले तीनों एलिमिनेट कर दिए जिनमें टू पे जंप कर रहा है। एक और एलिमिनेट करना पड़ेगा, अगर वो टू पे नहीं गया तो वो टू से वन वाला भी तुम्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब बाल्मर सीरीज में कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा टू से वन भी नहीं होगा। जब वो टू पे नहीं पहुंचा तो टू से नीचे कैसे गिराओगे उसे? तो यू विल नॉट ओनली हैव टू एलिमिनेट दीज थ्री, यू विल हैव टू एलिमिनेट द लास्ट वन ऑल्सो, जिसमें मैंने डायरेक्टली टू से वन भेजा है। समझ में आया नहीं आया बेटा? ये हर एक बच्चे को क्लियर हो गया? तो टोटल आंसर कितने आएंगे हमारे? यू विल गेट सिक्स। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? यू विल हैव सिक्स। कौन कौन से सिक्स एक बार फिर से बता देता हूँ। एक तो मैंने इसको थोड़ा दूर बनाता हूँ, ये कंफ्यूजन होके रहेगा, या छोड़ो। गेटिंग द आइडिया ना? मतलब ये, या लास्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वन सेकेंड, ये क्या हो गया? होल्ड ऑन अ सेक गाइस। हाँ, तो तुम्हें दिख गया होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, दीज आर द सिक्स दैट वी आर काउंटिंग। राइट और रॉन्ग? ऑल क्लियर? मतलब ये जो डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस वन बाई टू फॉर्मूला लगाया, ये सिर्फ उसी केस में होगा जब मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पूछी है, नहीं तो केसेस बनाओ और सॉल्व करो। अगर ये बाल्मर सीरीज में ट्रांजिशन नहीं है, मतलब टू पे नहीं जा रहा, तो टू से नीचे वाले भी हम काउंट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चों, इज दिस क्लियर और नॉट द थिंग व्हाट आई सेड? सर तो फिर यस सर। ये यस जो सर। नो हाँ बेटा। ट्रांजेक्शन वाला है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है? हाँ बेटा, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला बनाना चाहो तुम बना लोगे, बट द पॉइंट इज वाई। क्वेश्चन तुम्हें इतना बड़ा तो आएगा नहीं कि तुम केसेस बना के सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है सर। तो इट इज बेस्ट कि उसी हिसाब से चलो कि केसेस बनाए और सॉल्व कर दिया। अब आते यस। हैं नेक्स्ट पे बच्चों। नाउ लेट अस गो ऑन टू बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। लेट अस गो ऑन टू बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, लेट अस स्टार्ट गाइस। उसकी पोस्टुलेट्स पे आते हैं। पोस्टुलेट्स मतलब उसने क्या क्या बोला। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द पोस्टुलेट्स। इंपॉर्टेंट है गाइस, यू रियलाइज क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो इट्स बेस्ट यू लर्न एवरीथिंग इंक्लूडिंग द पोस्टुलेट्स। पहला, उस बंदे ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स। कि सर्कुलर पाथ तो रदरफोर्ड ने भी बोला था, हाँ है ना? लेकिन उसने फिक्स नहीं बोला था। फिक्स सर्कुलर पाथ हैविंग फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। उन पाथ्स में उनका फिक्स रेडियस है, उसी रेडियस में वो, उसी रेडियस के सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा होगा, और उस रेडियस में जब वो घूम रहा है तो उसकी फिक्स्ड एनर्जी होगी। इट विल नॉट लूज दैट एनर्जी, इट्स एनर्जी इज फिक्स इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। दीज paths, circular paths are called orbits। इनके नाम बहुत हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं इन्हें, एनर्जी लेवल बोलते हैं, एनर्जी
शेल बोलते हैं, एनर्जी स्टेट बोलते हैं, या स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। ये सारे ऑर्बिट्स के ही नाम है बच्चों। एनर्जी स्टेट्स, स्टेशनरी स्टेट्स, ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स, एनर्जी शेल, ये सारा का मतलब क्या है? द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो n इक्वल टू 1 होगा, सेकंड ऑर्बिट में 2 होगा, थर्ड ऑर्बिट में 3 होगा, लाइक दैट। n denotes the orbit in which electron is revolving। क्लियर है गाइस? या फिर पहले हम क्या यूज करते थे? k, l, m, n, लाइक दैट। k was for first orbit, l was for second orbit, m was for third orbit, n was for fourth orbit, like that। ये तुमने 10th में भी मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, 10th या 9th में, k, l, m, n। ओके, नेक्स्ट, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, electrons revolve only in those orbits where angular momentum, hold on a sec guys, हाँ, electrons revolve only in those orbits where, sorry, not when, where angular momentum of electron is quantized। ये चीज समझ में नहीं आई होगी, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिट्स में घूमते हैं वेयर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड इन अ वे। इट इट मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। इलेक्ट्रॉन से उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, या फिर हम एक और स्टेटमेंट बोल सकते हैं, वेयर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। भाई, एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय फॉर्मूला mvr। एंगुलर मोमेंटम या तो h/2 पाई हो, या 2h/2 पाई हो, या 3h/2 पाई हो, या 4h/2 पाई हो, वही ऑर्बिट्स अलाउड है, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। हाँ, एमवीआर इज एंगुलर मोमेंटम एंड इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। या तो h/2 पाई हो, या 2h/2 पाई हो, या 3h/2 पाई हो, या 4h/2 पाई हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? या फिर इन जनरल nh/2 पाई हो, वेयर n इज अ इंटीजर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इट शुड बी अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। n इज अ इंटीजर गाइस, हाँ, पॉजिटिव इंटीजर ऑब्वियसली। क्लियर है गाइस? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? n इज टेलिंग अस द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। मतलब अगर n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्बिट। n की वैल्यू 2 है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड ऑर्बिट। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम इज h/2 पाई, सेकंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या है? 2h/2 पाई, थर्ड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम इज 3h/2 पाई। तो वही ऑर्बिट्स अलाउड हैं जहां पे एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। कोई डाउट यहां तक? एक और चीज बच्चों, इसको हम n h डैश भी बोलते हैं। ये h डैश क्या है बच्चों? h डैश इज h/2 पाई। इसे रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज नोन एज रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। बच्चों अभी फॉर्मूले बहुत आएंगे, कुछ ज्यादा ही आएंगे। कुछ नहीं, एच डैश इज h/2 पाई, वही लिखा है मैंने। तो फिर nh/2 पाई की जगह ns डैश लिख दिया। समझ आया नहीं आया? h/2 पाई इज एच डैश। एच तुम्हारा वो तो है, होता नहीं 6.6 इंटू 10⁻34 बाई 2 पाई
इज एच डैश। क्लियर है? यहां पे v क्या है mvr में? v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, इन nth ऑर्बिट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? एंड r इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। समझे नहीं समझे बच्चों? बोलो गाइस। mvr इज nh by 2 pi। यहाँ पे v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, r इज द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एंड n इज द ऑर्बिट बच्चों। क्लियर है गाइस? जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज समझ आई नहीं आई? दिस इज एंगुलर मोमेंटम, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। तो ये फॉर्मूला आ गया एम वी आर इजिकल टू एन एच बाई 2 पाई। किसी बच्चों को डाउट? ऑनलाइन वाले बच्चों में से बताओ, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? बच्चे बोल ही नहीं रहे, यही बोल दो गाइस, डाउट नहीं है। नो सर, नो डाउट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज कांस्टेंट या फिक्स्ड, इट डज नॉट लूज एनर्जी, इट डज नॉट लूज एनर्जी। ये एनर्जी कब लूज करेगा? जब वो उस ऑर्बिट से हिल गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब जिस ऑर्बिट, अगर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी इज फिक्स्ड। ऑर्बिट में घूम रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड, इट विल नॉट लूज एनी एनर्जी। ठीक है ना गाइस? पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसकी एनर्जी इज फिक्स्ड। फर्स्ट ऑर्बिट में कुछ एनर्जी है, सेकंड ऑर्बिट में कुछ और एनर्जी है, लेकिन अगर तुम उसे बीच में घुमाने की कोशिश करोगे, इट विल लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द इनर ऑर्बिट। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया? ये जो हमारी एनर्जी स्टेट्स है इनमें इसका कोई लॉस इन एनर्जी नहीं आ रहा। ठीक है ना बच्चों? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, समथिंग इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन when electron when absorbs energy, it jumps to higher energy level, it jumps to higher energy level, and when de-excites, de-excites, loses या emits energy, when de-excites emits energy। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? और एक और चीज, सपोजिंग वो N1 स्टेट से N2 स्टेट गया, सपोजिंग वो N1 से N2 स्टेट गया, N1 छोटा है N2 बड़ा है। ओके गाइस? क्लियर है यहां तक? बाय एक्सेप्टिंग फोटॉन और न्यू फ्रीक्वेंसी, भाई उसने एक न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन उसके ऊपर हिट करा और वो N1 से N2 जंप कर गया। ठीक है ना गाइस? तो हम क्या लिखेंगे? एनर्जी ऑफ N2 स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ N1 स्टेट विल बी इक्वल टू एच न्यू। ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी बोला है? भाई वो N1 से N2 पे कूदा तो जो भी एनर्जी गैप है N1 और N2 के बीच में, उतनी एनर्जी किसने दी होगी? फोटॉन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? N1 स्टेट पे बैठा हुआ था, N1 से N2 जाने के लिए जो एनर्जी दी वो किसने दी? फोटॉन ने। तो एनर्जी ऑफ N2 स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ N1 स्टेट, दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स। ये एनर्जी हैज बीन प्रोवाइडेड बाय फोटॉन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? जस्ट टेल मी दैट। क्लियर है? इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एच सी बाय लैम्डा। हाँ है ना? कोई डाउट यहां तक? मतलब जो एनर्जी गैप है, जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द टू स्टेट्स, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? फोटॉन प्रोवाइड कर रहा है। समझ गए बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? नाइस। अब हाँ बेटा कुछ कह रहे थे? हाँ नोट कर लो, नोट इट डाउन।
अब आते हैं बच्चों फॉर्मूलों पे। फॉर्मूले हैं बहुत ज्यादा, तो अब ध्यान दो गाइस। देखो, एम वी आर वॉज एन एच बाई टू पाई, हाँ है ना। अब मैं फॉर्मूले करवाना जा रहा हूं। एक और चीज होती है गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है तुम्हें। इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स बेसिकली। ठीक है ना गाइस, तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ जस्ट एक्सेप्ट इट, ये तुम फिजिक्स में पढ़ोगे आगे। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन एज एम वी स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय एम वी स्क्वायर बाय आर। It is because of attraction between the positively charged nucleus and that electron. ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसकी वजह से? ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। इसके लिए फॉर्मूला होता है के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये कहां से आया मैं बताता हूं, राइट हैंड साइड बताता हूं, पे अटेंशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो के तो एज इट इज आ गया, इट इज अ कांस्टेंट। क्यू वन, एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? ई, ई मान लो, लेट ई बी द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? उतने ही होंगे जितने इलेक्ट्रॉन है। हाँ है ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सॉरी, मतलब 1 सेकेंड, ये गलत बोल दिया मैंने, कि आई एम अज्यूमिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके गाइस, एक चीज देखो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? जेड होंगे या नहीं होंगे? जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ना, और हर एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो मैं इसे यहाँ पे जेड ही लिख सकता हूँ, टोटल नंबर, टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस विल बी जेड ही। बता, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? इट इज ड्यू टू प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं? जेड, हाँ है ना। और हर एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? ई। तो टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना हो गया? जेड ही। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? वैसे मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगाना चाहिए था, कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, और न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। हाँ है ना। लेकिन यहाँ पे आई एम जस्ट टेकिंग द मैग्नीट्यूड। ये नेगेटिव जो साइन आ रहा है ये बता रहा है कि जो फोर्स है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, माइनस ई, दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो जाएगा? जेड ई बाय आर स्क्वायर। ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए बच्चों? दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, के क्यू एंड क्यू टू बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट क्या कर रहा है? दैट इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। ओके गाइस, ये क्या बता रहे हैं बच्चों? द फोर्स इज अट्रैक्टिव, दैट इज व्हाट दैट नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हर एक बच्चों क्लियर हो गई ये चीज? गुड। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड क्या आएगा? के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। समझा नहीं समझे गाइस? हाँ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज ये है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? और दैट इज द रीजन हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स देखा ना, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो हमें रिपल्सिव फोर्स भी देखना पड़ता। यहां पे कहीं रिपल्सिव फोर्स को हमने एडजस्ट किया है उसके लिए, इसीलिए हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वी आर जस्ट लुकिंग एट द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन। हमने सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स देखा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता तो हमें रिपल्सिव फोर्स को भी अकाउंट फॉर करना पड़ता। समझ में आया नहीं आया? हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर हो गई? तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, यहां से हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट और एनर्जी के फॉर्मूले निकालेंगे। ठीक है ना गाइस? सबसे पहले एक काम करते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं, वो सबसे आसानी से निकलेगा। गाइस देखो, यहां से आर काटोगे तो ये आर कट जाएगा, और इस आर को भेज दो इधर, ये क्या बन जाएगा बच्चों बताना मुझे? ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर आर विल बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। हाँ है ना? क्लियर है?
और mvr क्या होता था बच्चों, NH/2 पाई। तो यहां मैं लिख सकता हूं NH/2 पाई इंटू वी शुड बी इक्वल टू KZ²। कर सकते नहीं कर सकते हैं? यहां से वेलोसिटी क्या आएगी बच्चों, वेलोसिटी विल बी 2 पाई KZE² बाय NH। हाँ या ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? डिड यू गेट इट और नॉट? सर लास्ट वाला नहीं समझ आया। लास्ट, बेटा यहाँ पे mv² आ रहे है, उसको मैंने mvr इंटू वी लिख दिया, और mvr की वैल्यू उठा ली NH/2 पाई। ओ ओके सर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, ये कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, और एच कांस्टेंट है। ये सारे कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल क्या है, जेड और एन। जेड, भाई हाइड्रोजन है तो Z1 होगा, He+ है Z2 होगा, Li2+ है Z3 होगा। और एन, कौन से ऑर्बिट में हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, एन भी चेंज होएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखना चाह रहे हो, सेकंड ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना चाह रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आता है 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर/सेकंड। This is the velocity of electron in a orbit, in nth orbit to be exact. This is the velocity of electron in nth orbit. It is the velocity of electron in nth orbit. समझे यानी गाइस? क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? बताओ, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? गुड। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। यहां पे हमने v का फॉर्मूला निकाल चुके हैं। v का फॉर्मूला यहां पे डालो और r का एक्सप्रेशन निकालो। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? v की जगह ये पूरा डाल दो और r की वैल्यू निकाल लो। समझ आया नहीं आया बच्चों? निकाल लोगे नहीं निकालोगे, या मैं निकाल के दूं तुम्हें? आई थिंक यू कैन गेट योर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ही निकालना है, v मैंने निकालना सिखा दिया। v की वैल्यू यहां पे डालोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r। ओके गाइस? अब r का भी एक्सप्रेशन बनता है, वो एक्सप्रेशन तुम खुद निकाल के आओगे गाइस नेक्स्ट क्लास में। आई वॉन्ट दैट एक्सप्रेशन फ्रॉम यू गाइस। रेडियस का एक्सप्रेशन चाहिए, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का एक्सप्रेशन चाहिए। रेडियस का फॉर्मूला आता है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला आता है 0.529 n² / z एंगस्ट्रॉम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? बताओ गाइस, क्लियर हो गई ये चीज? ये एंगस्ट्रॉम में निकाला है हमने। ये किसमें निकाला है बच्चों? एंगस्ट्रॉम। 0.529, इसको रफली 0.53 भी कर देते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि तुम्हें 0.529 लेना पड़ेगा या 0.53 लेना पड़ेगा। हाँ है ना बच्चों? किसी बच्चों को डाउट? ओके, ग्रेट। अब गाइस ये देखो इसको, डू यू रियलाइज, यहाँ पे दो चीजें बताता हूँ बच्चों। ये फॉर्मूला मैंने बता दिए, रेडियस का और वेलोसिटी का। मुझे ये बताओ, इस फॉर्मूले को देख के, वेलोसिटी के फॉर्मूले को देख के मुझे ये बताओ कि अगर हम न्यूक्लियस से दूर जाते आएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? दूर जाने का मतलब समझ आ रहा है बच्चों? दूर जाने का मतलब है तुम्हारा n बढ़ता जा रहा है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट गाइस? तो तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों? कम होता जाएगा नहीं होता जाएगा? मतलब एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, पे अटेंशन गाइस, एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस व्हाट हैपेंस? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे हम इलेक्ट्रॉन से, मतलब न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को दूर भेजते जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा बच्चों? इट विल कीप ऑन सर कम हो डिक्रीजिंग। जाएगा। हाँ, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूले तो मैं बता दिया, अब उसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ। एज इलेक्ट्रॉन गोज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, एज इलेक्ट्रॉन की बजाय लेट अस से एज वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस,
एज वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जितना हम दूर भेजेंगे इलेक्ट्रॉन को, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, या हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। बच्चों समझ में आया या नहीं आया? बोलो गाइस, आ गया समझ में? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? गुड। और एक चीज बताओ, फॉर सेम ऑर्बिट हाइड्रोजन में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी या He प्लस में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी? बच्चों बताओ। फॉर सर हाइड्रोजन में। फॉर सेम ऑर्बिट तुम्हारी किस में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा? सेम ऑर्बिट से हाइड्रोजन और He प्लस दोनों में फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, किस में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा? Z/n होता है गाइस, Z/n वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला देखो, इट विल बी He प्लस। He प्लस में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, H में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगी। समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ। फॉर सेम एन, बेसिकली मैं क्या कहता, सेम ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी या He प्लस में? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अभी मैंने n का एप्लीकेशन बताया कि जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, n बढ़ता जा रहा है, तो तुम्हारा वेलोसिटी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब मैंने कहा n सेम रखा और दो डिफरेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिए, एक बार हाइड्रोजन लिया, एक बार He प्लस लिया, तो किसमें तुम्हारा वेलोसिटी ज्यादा होगी? He प्लस में सर बच्चों, एच ई में। He प्लस में। हाँ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों, इज दिस क्लियर और नॉट? यस। फॉर सेम n, velocity of electron in He plus will be greater than velocity of electron in H atom. You have simply understood, मेरे को ये पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं, you just understand velocity is directly proportional to Z/n. ओके, क्लियर है यहां तक? अब आते हैं रेडियस ऑफ, दिस वाज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। पहले मैं एक काम करता हूँ गाइस, ये जो मैंने एंगस्ट्रॉम में एक और यूनिट में बताता हूँ मैं तुम्हें, इट इज 52.9, it is 52.9 n square by z picometer। पिकोमीटर, पिकोमीटर क्या होता है? 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब मुझे इसी में यू कैन अंडरस्टैंड रेडियस क्या क्या रिलेशन आ रहा है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। एक ऑब्वियस है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस छोटा होगा, दूसरे ऑर्बिट का रेडियस बड़ा होगा, तीसरे ऑर्बिट का रेडियस और बड़ा होगा, मतलब n बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस बढ़ेगा। अब है हाइड्रोजन और He प्लस में किसमें फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बड़ा होगा? हाइड्रोजन में फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बड़ा होगा या He प्लस में फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बड़ा होगा? बड़ा किसमें होगा? हाइड्रोजन में बड़ा होगा, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों रेस्पॉन्ड विद यस सर, नो सर, हाँ सर, समझ में आ रहा है यस कुछ? सर। यस सर। ओके, यस सर। राइट। अब बच्चों एक चीज और, रेडियस को हमने लिखा था 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, करा था नहीं करा था बच्चों? इसको ए नॉट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ए नॉट, या अनदर टर्म फॉर इट इज बोर्स रेडियस। इट इज नोन एज बोर्स रेडियस। ठीक है ना बच्चों? तो फॉर्मूला इसका ये भी आता है, ए नॉट n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, बोर्स रेडियस या बोर्स ऑर्बिट, ए नॉट बोल देते हैं उसे। क्लियर है बच्चों? समझ में आया नहीं आया? बेसिकली तुम समझ सकते हो कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस यही आने वाला है, ए नॉट। हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या आएगा? हाइड्रोजन एटम मतलब Z1, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब N1, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए नॉट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ये चीज हर एक बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस? सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? बेटा
ए नॉट जो था, दिस वॉज ए नॉट, दिस वॉज ए नॉट, ओके। 0.529 इज रेफर टू एज ए नॉट या बोर्स रेडियस या बोर्स ऑर्बिट। तो जो हमारा रेडियस बनता है वो क्या बनता है, ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। इसकी जगह मैंने ए नॉट डाल दिया। यहां तक कोई डाउट, पहले हाँ ये हाँ बताओ। हाँ। ना ना ना। अब दूसरी चीज क्या बता रहा हूं मैं, अगर तुम हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की बात करो, उसका रेडियस क्या आएगा। हाइड्रोजन एटम मतलब Z1, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मतलब NV1। तो डू यू रियलाइज उसका रेडियस ए नॉट ही आएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगा। यस सर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ। N1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं Z1, तो उसकी जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आएगा वो ए नॉट ही आता है, ओके। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कितना आता है बच्चों, ए नॉट एंगस्ट्रॉम। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक, बोलो गाइस, किसी को कोई डाउट नहीं। नाइस, दैट इज ग्रेट। आगे चले बच्चों, वी आर डन विद वेलोसिटी, वी आर डन विद रेडियस बच्चों। रेडियस का मैं एक काम करता हूँ, एक्सप्रेशन लिख ही देता हूँ, लेट मी राइट इट डाउन। लेकिन गाइस प्लीज, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो इट इज बेटर दैट यू लर्न इट। कुछ ज्यादा ही गंदा है एक्सप्रेशन, बट देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। इट इज 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर जेड। दिस इज द formula guys, where m is the mass of electron obviously। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों। सर एम जी ये आर इक्वल, आपने स्क्वायर के बाद एच स्क्वायर लिखा है ना? हाँ बेटा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ठीक डिवाइडेड है बाय ठीक। 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर जेड। तुम रियलाइज करोगे यहाँ पे वही चीज आ रही है, एन स्क्वायर ऊपर और जेड नीचे, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट की वैल्यू मैं तुम्हें बता चुका हूँ कितने आता है, 0.529। अगर तुम्हें आंसर रेडियस किस में चाहिए, एंगस्ट्रॉम। क्लियर है गाइस। ये एन स्क्वायर बाय जेड आर द वेरिएबल्स, and what is constant, h, pi square, k, mass of electron, charge on electron, these all things are constant बच्चों। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक। अब आते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट देखा, ऊपर हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट देखा था, हाँ है ना बच्चों। ऊपर हमने क्या देखा था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट देख लिया। अब हम देख रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। It is the sum of potential energy plus kinetic energy. It is the sum of potential energy plus kinetic energy बच्चों। यहां तक कोई डाउट, बोलो बच्चों, क्लियर है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2/R, ओके गाइस। तो पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया हमने, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इट विल बी सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ है ना बच्चों। तो ये बन जाएगा कि Q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, Q2 क्या है, न्यूक्लियस पे चार्ज, बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक, बोलो गाइस, क्लियर है ना। यार यहां से तुम्हारा एम वी स्क्वायर का एक तुम्हें वैल्यू पता थी, क्या थी बच्चों, यहां पे ध्यान से देखो। एम वी स्क्वायर क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर विल बी के जेड स्क्वायर बाय आर और नॉट। एम वी स्क्वायर क्या बन जाएगा, के जेड स्क्वायर बाय आर। प्लीज टेल मी ये चीज समझ में आई नहीं आई। तो ये बन जाएगा हमारा, दिस विल बी माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर, ये है पोटेंशियल एनर्जी, एंड प्लस के जेड स्क्वायर बाय 2R। ये वैल्यू कितनी थी, दिस वैल्यू वॉज के जेड स्क्वायर बाय आर, दिस वैल्यू एम वी स्क्वायर वॉज के जेड स्क्वायर बाय आर, उसके आगे हाफ है तो मैंने हाफ और लगा दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने भी बोला है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक, बोलो गाइस। और इसका सम करोगे तो क्या आएगा, इट विल बी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2R।
दिस इज द टोटल एनर्जी बच्चों, ये क्या है हमारी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम। ओके, अब यहां से देखो, डू यू रियलाइज और नॉट, टोटल एनर्जी इज half of potential energy. It is half of potential energy and negative of kinetic energy. It is half of potential energy and it is equal to negative of kinetic energy. Kinetic energy क्या थी? k z square by 2r. टोटल एनर्जी क्या है? माइनस के जेड स्क्वायर बाय 2r. पोटेंशियल एनर्जी वाज व्हाट? माइनस के जेड स्क्वायर बाय r. ये याद कर सको अच्छी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ रही होती है व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट बच्चों। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे अगर तुम एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन किसका देखोगे बच्चों? एनर्जी का, टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है वो भी मैं बताता हूं, वो भी मैं बताता हूं, काफी खराब आता है। इसको मैं टोटल एनर्जी को ई एन लिख रहा हूं, इसको मैं क्या लिख देता हूं? ई एन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएथ ऑर्बिट। It is basically minus 2 pi square k square m e raised to the power 4 z square by n square h square। बच्चे कहेंगे सर इतने में हमारे जान निकल गई। क्लियर है गाइस? इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? जेड स्क्वायर वेरिएबल, एन स्क्वायर वेरिएबल, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये है जूल पर एटम, ये है इन जूल पर एटम बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? समझ गए गाइस? एवरीथिंग इज क्लियर सो फार? एनर्जी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बड़े यहां पे मैंने इन सारे, ये इतनी जो चीज थी इस सारी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आंसर आ रहा है जो मैंने अभी तुम्हें लिखवाया है। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये था जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे तो कितना आएगा? एक काम करते हैं, जूल में इधर डिवाइड कर दूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। ये आंसर किस में दे देगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इट कम्स आउट -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? सर क्लियर है यहां आपने तक? किस चीज़ से डिवाइड किया था? किस चीज से डिवाइड किया था? यस सर, जूल बाय एटम को। अच्छा बेटा, जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना था तो आई डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके सर। इससे डिवाइड किया था, वो हमें एक्सप्रेशन बताया ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, है यस ना सर, बेटा? क्लियर। वहां से निकाला है। ओके सर। ओके, गुड। तो ये आ गया हमारा, दिस इज व्हाट वी गेट। ये फॉर्मूला हमारा आ चुका है। एक और फॉर्मूला आता है -1312 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये तब है जब तुम किलो जूल पर मोल निकाल रहे हो, किलो जूल पर मोल निकाल लो कि एक मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन से एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, तो दिस इज द फॉर्मूला टू यूज। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चा? पर मोल। इसको तुम इजीली कर सकते हो, यहाँ पे जूल में था, किलो जूल में करोगे यू विल डिवाइड बाय 10⁻³ और पर मोल है तो यू विल मल्टीप्लाई बाय एन। क्लियर है बच्चों? एक मोल के लिए हमें पूछा गया था, तो दिस इज द फॉर्मूला टू यूज। कोई डाउट यहां तक? अब गाइस ये जो है इसको बोला जाता है आर एच। इसको क्या बोला जाता है? आर एच। इट इज ऑल्सो नोन एज रेडबर्ग कांस्टेंट। दिस इज ऑल्सो रेडबर्ग कांस्टेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज रेडबर्ग कांस्टेंट, या हम इसको बोलते हैं रेडबर्ग एनर्जी। वी कॉल इट रेडबर्ग कांस्टेंट और रेडबर्ग एनर्जी।
एनर्जी कांस्टेंट। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? बच्चे कहेंगे सर एकदम से फॉर्मूले भर गए पूरे। होता है, इट टेंड्स टू हैपन। अब गाइस अगर कोई तुमसे टोटल एनर्जी पूछता है इलेक्ट्रॉन की इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ He+, कैसे निकालोगे गाइस? कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ He+, जूल में निकालना है तो तुम सेकंड ऑर्बिट n की वैल्यू 2, He+ का z क्या होता है? वो भी 2 होता है। डाल के निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज विद एटॉमिक नंबर z। ये फॉर्मूला उसके लिए है। हमें दे रखा था He+ और Z2, और हमें दे रखा था सेकंड ऑर्बिट तो N2। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? अगर यही चीज हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी होती तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते। वही चीज हमें पर मोल किलो जूल में निकालनी होती, पर मोल एटम्स, तो ये फॉर्मूला यूज करते। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट एनीवेयर। कोई तुमसे पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेट अस से फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या करोगे गाइस? पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है, पहले टोटल एनर्जी निकाल लो। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी, हाँ है ना? कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, पहले टोटल एनर्जी निकालो फिर उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा दो। समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? ऑनलाइन वाले बच्चों रेस्पॉन्ड विद यस सर और नो सर। Yes, Yes, sir. sir. वेरी नाइस। फॉर्मूले एकदम से बहुत ज्यादा भर गए हैं। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, जस्ट गिव मी वन सेक। हाँ, तो बच्चों यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये फॉर्मूला? क्लियर है? गुड। अब इसमें काम के फॉर्मूले कौन से हैं? देखो गाइस एक्सप्रेशन, चलो मैं एक चीज और बता दूं। यहाँ पे जब एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, फोर्स क्या था बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन? इट वाज kZe² बाय r², था या नहीं था बच्चों? गाइस mv² बाय r को हमने किससे इक्वेट किया था? kZe² बाय r² से, है ना? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये z और n पे कैसे डिपेंड करेगा बच्चों? हाउ विल इट डिपेंड ऑन z एंड n? हम कहेंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय r², हाँ है ना? और r का हाउ हाउ r इज डिपेंडेंट ऑन n एंड z? हाउ इज r डिपेंडेंट ऑन n एंड z गाइस? बताओ मुझे। n² बाय z, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² बाय z, हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? हमने कहा था r इज a0 n² बाय z। तो डू यू रियलाइज फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n² बाय z का स्क्वायर, और वी कैन सिंपली से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z³ बाय n⁴। ये चीज समझ में आई नहीं आई? जस्ट टेल मी दैट। ये चीज कितने बच्चों को क्लियर है? नहीं आया? कहां से नहीं आया? फोर्स इज kZ² बाय r², ये तुम्हें पता है? kq1 q2 बाय r²। अभी हमने ऊपर लिखा था, दिखा देता हूं मैं कहां पे लिखा था। यहां पे लिखा था हमने। क्लियर है गाइस? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज kZ² बाय r²। कोई डाउट यहां तक? अब यहाँ पे z इज अ वेरिएबल, डिपेंड्स। हाइड्रोजन ले रहे हो, He+ ले रहे हो, एंड r, हाउ r इज डिपेंडेंट ऑन n एंड z? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² बाय z। क्लियर है या नहीं? r था ना a0 n² बाय z बेटा, तो वही चीज मैंने लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय r²। यहाँ पे हमने r की जगह डाल दिया n² बाय z। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² बाय z रेडियस बेसिकली। तो यहां से आ जाएगा z³ बाय n⁴। दैट इज हाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज डिपेंडेंट ऑन z एंड n। समझ आया नहीं आया?
दिस इज हाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज डिपेंडेंट ऑन जेड एन एन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये चीज जो मैंने अभी बोला वो चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ रखा है जेई में कि हाउ इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंडेंट ऑन एन? इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, लाइक दैट? क्लियर है गाइस? यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है यहां नो तक? सर। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं गाइस। बच्चों देखो ये फॉर्मूले अभी अभी दिक्कत आएगी क्योंकि तुम्हें फॉर्मूले करवाए जा रहा हूं और एप्लीकेशन बहुत कम किया है तुमने इसका यूज यूज बहुत कम किया है। फॉर्मूले भी और आएंगे, देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूले जो आएंगे। ध्यान दो बच्चों, मैंने बताया था नहीं बताया था, एनर्जी ऑफ N2 माइनस एनर्जी ऑफ N1 कैन बी रिटन एज एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। हाँ या ना बच्चों? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? राइट। सो व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एच सी बाय लैम्डा is 2.18 into 10 is the power minus 18 z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बच्चों? भाई दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स। n1 में इसका एनर्जी इतना था, n2 में इसका एनर्जी इतना था। उनको हमने सब्ट्रैक्ट किया है। किसको सब्ट्रैक्ट किया है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया है। दिस वाज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट। एक बार मैंने n1 लिया, एक बार n2 लिया और दोनों को क्या कर दिया मैंने? सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है गाइस? तो ये आएगा तुम्हारा। और ये जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है ये किसकी देन आ रहा है? फोटोन जो कि एटम पे गिरा था। हाँ या ना? बोर्ड थ्योरी में हमने पढ़ा था ना, ई ऑफ N2 माइनस ई ऑफ N1 इज एच सी बाय लैम्डा। यहां से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस ये चीज? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? ओके, ये हमारा एक फॉर्मूला है जो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर हम एच सी बाय लैम्डा के बजाय मैं एक काम करता हूं, एच सी को डिनोमिनेटर में भेज देता हूं, ये तो कांस्टेंट है। एच सी इज कांस्टेंट, एच इज अ कांस्टेंट, सी इज अ कांस्टेंट। सो डू यू रियलाइज यहां पे तुम्हारा ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू, कर सकते नहीं कर सकते हैं इसे? गाइस ये जो है ये तुम्हारा रेडबर्ग कांस्टेंट है जो तुम्हारा 1.097 इंटू 10⁻⁷ होता था। ये रियलाइज ये फॉर्मूला भी वही है जो हमने पहले स्टडी किया है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? समथिंग वी स्टडीड एट द स्टार्ट ऑफ क्लास, जो कि मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें इंट्रोड्यूस किया था। मैं बताना चाह रहा हूं ये फॉर्मूला यूज करो वेवलेंथ निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में गया सपोजिंग, या सेकंड से फर्स्ट में गया, इट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि जो वेवलेंथ ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब या एमिटेड है वो सेम आएगा। हाँ है ना बच्चों? तो उसके लिए तुम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो और ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कौन से वाला बच्चों? ये वाला 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है। कौन सा वाला बच्चों? ये वाला भी, ये वाला भी, टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड या एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम n1 टू n2, या फॉर दैट मैटर फ्रॉम n2 टू n1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन लेके समझाता हूं, दैट वुड बी बेटर। क्वेश्चन करो सर नहीं, एक बार ऊपर स्क्रॉल करना। और ऊपर करना है? नहीं सर, बस यहीं तक। हाँ गाइस देखो, क्वेश्चंस करोगे यू विल फील मच बेटर। क्वेश्चन के बिना क्लैरिटी नहीं आएगी। हमारा He प्लस में 4 से 2 गया इलेक्ट्रॉन, 4 से 2 ट्रांजिशन हुआ। हमें पूछा गया है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड। एक चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है कि फोटोन एमिट होगा कि हायर टू लोअर जा रहा है। हमें पूछा गया व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड। कैसे निकालोगे बच्चों? 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू आर जेड स्क्वायर
1/2² माइनस 1/4²। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? आ गया आंसर? इसको तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, क्या कि एनर्जी चेंज कितना आएगा जब वो 4 से 2 जाएगा? एनर्जी चेंज कितना आएगा? इतना एनर्जी डिफरेंस आएगा नहीं आएगा बच्चों? बोलो गाइस। एंड दिस विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड। हाँ है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं hc/λ। यहां से लैम्डा निकाल लो। लेकिन तुम रियलाइज करोगे हमारी यहाँ पे मेहनत बढ़ गई सेकंड वाले फॉर्मूले में। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हम कौन सा यूज करेंगे? ये वाला। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ये यहीं से आ रही है कि मैंने इसको एच सी से जब मैं डिवाइड करूंगा, दिस इज नथिंग बट आर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? मतलब रेदर देन यूजिंग द बिलो फॉर्मूला इट इज बेटर टू यूज द अबव फॉर्मूला, अगर तुम्हें वेवलेंथ निकालनी है तो। समझ गए गाइस? क्यों पढ़ते उसका मैं अभी रीजन बताता हूं। वो ये पूछता है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम 4 to 2। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन नहीं पूछा। पूछा व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4 to 2। तो तुम सीधा क्या करोगे बच्चों? हमें एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा गया, एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड, वेवलेंथ ऑफ फोटोन नहीं पूछा। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम 4 to 2। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, हाँ बेटा। क्यों इतनी मेहनत करोगे भाई जब तुमने, अब ये आंसर होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी बोला, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस? जस्ट टेल मी दैट। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा गया है तब ये फॉर्मूला लगाओ। वेवलेंथ ऑफ फोटोन पूछा गया है तो डोंट यूज दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना। कौन सा यूज करोगे? ऊपर वाला। एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा गया है देन यूज दिस फॉर्मूला। क्लियर है या नहीं? हाँ। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेक। ओके 1 सेकेंड। बच्चों आप प्लीज ध्यान दो। मैं क्या कह रहा था तुम्हें? मैं कह रहा था तुम्हें ये चीज समझ में आई या नहीं आई? वेवलेंथ का अगर बारे में पूछा गया है, जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर या लोअर से हायर पे जंप करता है, अगर फोटोन की वेवलेंथ पूछी गई है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे गाइस? ये वाला। कौन सा वाला? 1/λ इक्वल टू RZ², 1/n1² माइनस 1/n2²। एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा गया है जो कि एमिट या एब्जॉर्ब हुआ जब इलेक्ट्रॉन n1 से n2 या n2 से n1 गया। एनर्जी ऑफ फोटोन जो एमिट या एब्जॉर्ब हुआ जब इलेक्ट्रॉन n1 से n2 या n2 से n1 गया, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला फॉर्मूला। अब अगर यही एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया है। मैं काम करते सारा लिख दूं एक बार साइड में, सो दैट यू नो विच फॉर्मूला टू यूज व्हेन। यहां पे तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 13.6 Z² 1/2² माइनस 1/4²। क्लियर है बच्चों? ये आंसर किसमें देगा हमें? दिस विल गिव अस द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस वाज गिविंग अस द एनर्जी ऑफ फोटोन इन जूल। क्लियर हो गया गाइस? हर एक बच्चे को डाउट? तो किसी को भी डाउट नहीं है ना? हर एक बच्चे को क्लियर है ये चीज? कौन कौन से फॉर्मूले हमने करे हैं वो मैं रिकैप करवा रहा हूं। ओके गाइस? अब कोई ये पूछता है तुमसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में तो तुम्हारे ये 3 फॉर्मूले कवर हो गए। अच्छा चलो इसी में कोई पूछता है, इसी क्वेश्चन में, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम से 4 to 2। व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? दिस इंटू 2 कर दे। हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना ही आएगा, इतना ही आ जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा गया, इतना ही आएगा।
कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दे जस्ट डिफर बाय नेगेटिव साइन। क्लियर है बच्चों? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट विल बी ट्वाइस ऑफ दैट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इट विल बी सेम एज दैट एक्सप्रेशन जो मैंने अभी बनाया है। हाँ है ना? गुड। ओके, अब कोई पूछता है तुमसे क्वेश्चन, सपोजिंग कोई ये कहता है एक मोल, हमारे पास एटम्स हैं और उसमें हाइड्रोजन में 2 से 1 जंप कर रहा है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी एमिटेड आउट? तो क्या करोगे बच्चों? एक मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं, उसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम 2 to 1, व्हाट इज द टोटल एनर्जी एमिटेड आउट? हम कहेंगे 1312 इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय, जेड हमारा क्या था, हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, इंटू 1/1² माइनस 1/2²। ये मैं आंसर किस में देगा बच्चों? किलो जूल पर मोल में। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? 1312 Z² बाय N² विद नेगेटिव साइन। हाँ है ना बच्चों? देखो फॉर्मूले का, किलो जूल पर मोल में भी एक फॉर्मूला हमने किया था। हाँ हाँ, एन में वो हमारा जो N² था दैट वाज फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। अगर दो डिफरेंट ऑर्बिट्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है तो N1² माइनस N2² हो जाएगा, 1/N1² माइनस 1/N2²। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? ये होता अगर हमारे एक मोल हाइड्रोजन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स वर जंपिंग फ्रॉम 2 to 1। क्लियर और नॉट गाइस? ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया? तो अब मैं तुम्हें सारा लिखवा रहा हूं रीकैप, कि रीकैप आई थिंक इज मोर इंपॉर्टेंट। 1/λ इज इक्वल टू आर Z², 1/N1² माइनस 1/N2²। ये पहला फॉर्मूला था हमारा। यहाँ पे आर क्या है तुम्हारा? 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। एक फॉर्मूला, ये क्रक्स है। अगर ये क्रक्स समझ में आ गया तो एवरीथिंग इज डन। Hc/, पहले काम करते हैं, Hc/λ। तुम रियलाइज करोगे, इसको मैं RH लिखता हूं। ये क्या है? RH, Z², 1/N1² माइनस 1/N2²। ये फॉर्मूले समझ गए अगर तुम, तो समझ लो तुम्हारी क्लास तुम्हें आती है। और ये आंसर किसमें देगा? जूल में। और तुम इसको ये भी कर सकते थे, 13.6 Z², 1/N1² माइनस 1/N2² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन है, लेकिन वो किस में आ रही है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन आ रही थी इन, दिस वाज आल्सो एनर्जी ऑफ फोटोन ओनली इन जूल। क्लियर है गाइस? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? नाइस। अच्छा एक चीज और बच्चों, चाहे वो N1 से N2 जंप करे, मतलब आइडिया इज N1 हमेशा छोटा लेंगे, N2 बढ़ा लेंगे। N1 विल बी लेस देन N2, ये दोनों ही केस में चलेगा। और अगर हम कहेंगे फॉर ट्रांजिशन इन 1 मोल एटम्स, तो हमारा ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 1312 Z², 1/N1² माइनस 1/N2² इन किलो जूल पर मोल। यहाँ पे जूल नहीं है, किलो जूल में आ रहा है ये बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, एक यूनिट ऑफ एनर्जी अर्ग भी होती है। 1 जूल इज 10⁻⁷ अर्ग। ओके, कोई डाउट यहां तक? टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों ये चीज? गाइस क्लियर है यहां तक? ये सारे फॉर्मूले रिकैप करवा रहा हूं।
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कितना होता है? ये रहा। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है? बच्चों आवाज नहीं। ये करवाया मैंने इतनी देर में, बस समझ आया नहीं आया? दिस इज ऑल आई हैव डिस्कस इन टुडेज क्लास, दैट्स ऑल। बाकी चीजें तो जो मैंने करवाया वो समझाने के लिए करवाया है। एक चीज और बताई थी मैंने, फोर्स। एनर्जी तुम्हें दिख रही है गाइस? बाय द वे, एनर्जी तुम्हारा कैसे डिपेंडेंट है? टोटल एनर्जी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन। ओके, हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई? ये हमारा फॉर्मूले में आ तो रहा है जो हमने करा था। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या होता है? -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये वही है। ओके, यहां से हमें क्या पता चलता है? एक चीज और देखो गाइस, चलो मैं अभी बताता हूं उसे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब बाय 10⁻⁴। ये भी करवाए थे मैंने। ओके, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ जो मैंने अभी बताया? बोलो गाइस। ओके, दैट्स नाइस। अब आते हैं, ये जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट था, वो था -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये था या नहीं था? ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट है। ओके, आई एम नॉट लुकिंग एट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। यहां पे मैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। फॉर हाइड्रोजन एटम, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए तुम्हें। फॉर हाइड्रोजन एटम तुम्हें एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना आएगा बच्चों? एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट क्या आएगा? हाइड्रोजन एटम मतलब Z1, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N1, ये वैल्यू -13.6 आएगी। क्लियर और नॉट? एनर्जी फॉर n इक्वल टू 2 कितना आएगा बच्चों? -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। n इक्वल टू 2 के लिए एनर्जी कितने आने वाले हैं? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी फॉर n इक्वल टू 3 कितना आएगा बच्चों? एनर्जी फॉर n इक्वल टू 3 कितना आएगा? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी फॉर n इक्वल टू 4 कितना आएगा? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे रटने हैं बच्चों तुम्हें। इफ यू वांट टू सॉल्व क्वेश्चन क्विकली, दीज आर द वैल्यूज यू हैव टू लर्न। हाँ बेटा, अभी करता हूँ, जस्ट वन से। ये सारी वैल्यूज तुम्हें 6 तक याद होनी चाहिए। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, यू हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज। क्वेश्चन जहां पे इनका यूज होगा वो मैं बाद में बता दूंगा। अभी ये वैल्यूज फॉर द टाइमिंग जस्ट लर्न दैम। कर लिया नोट यहां तक? ये लो, नोट दीज वैल्यूज डाउन। हाँ, ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, यू नीड टू लर्न दैम। हाँ, 0.37। ओके, यहां पे एक फॉर्मूला मैंने छोड़ दिया है, वो और बता देता हूं। देन वी आर डन विद बोर्ड्स मॉडल, इन द सेंस कि उसका थ्योरी पार्ट इज ऑल डन। ठीक है बच्चों? एक चीज बतानी है, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट? इन nth ऑर्बिट बेटा टाइम पीरियड क्या होता है? इट विल बी 2πr डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ है ना बच्चों? सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या आएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड। हाँ है ना बच्चों? अब रेडियस, गाइस ये अगर तुम्हें टाइम पीरियड की एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है तो ये फॉर्मूला लगा दो। आर यहां से कैसे निकालोगे? सपोजिंग पूछते हैं सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन,
तो आर की वैल्यू निकाल लोगे 0.529 n स्क्वायर बाय जेड से, हाँ या ना? रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट भी निकाल लोगे 2.18 इंटू 10⁻6 z बाय n से। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? भाई रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट दोनों के फॉर्मूले तुम्हारे पास हैं, उन दोनों को यूज करो और टाइम पीरियड निकाल लो। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? बताओ मुझे, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये फॉर्मूला निकाला जा सकता है, इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है आंसर। दैट इज वन थिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन पूछेंगे तो वो क्या होगा बच्चों? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इट इज 1 बाय टाइम पीरियड, हाँ है ना बच्चों? तो वो क्या आ जाएगा? इट विल बी v/2πr या 1/t, हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट? समझ गए? अच्छा गाइस एक चीज और, ये जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है ये डिपेंडेंट कैसे है जेड और एन पे? आर क्या होता है गाइस? एन स्क्वायर बाय जेड होता है नहीं होता है? एन स्क्वायर बाय जेड। और वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? जेड बाय एन। तो डू यू रियलाइज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर? Similarly, frequency of revolution will be directly proportional to z square by n cube. हाँ या ना? बोलो गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ हर बच्चे को? नाइस। अब क्वेश्चन करना शुरू करते, अब क्वेश्चन करना शुरू करते। हाँ बेटा, कर लिया नोट? अच्छा बच्चों एक चीज और, जस्ट आस्किंग, ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है तुम्हें? आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने तुम्हें बताया था। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन टू इंफिनिटी बेसिकली। ये कितना आने वाला है बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी कितना आएगा? हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इट टू इंफिनिटी। मतलब एक तरीके से हम कहां से कहां भेज रहे हैं उसे? ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी भेज रहे हैं। ओके गाइस, ग्राउंड स्टेट से कहां भेज रहे हैं? इंफिनिटी। तो डू यू रियलाइज आयोनाइजेशन एनर्जी इज ट्रांजिशन फ्रॉम वन टू इंफिनिटी गाइस? यही जो चीज बोली है मैंने अभी, ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी भेजने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी, दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हमें ये जूल में चाहिए तो कितनी आएगी बच्चों? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर -1/इंफिनिटी स्क्वायर, हाँ या ना बच्चों? होगा नहीं होगा? ये आएगा नहीं आएगा? इट विल सिंपली बी 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? और अगर यही एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो कितनी आएगी बच्चों? इट विल बी सिंपली 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बच्चों, इधर क्या थी? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर जूल। ओके गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये आयनाइजेशन एनर्जी है, मैंने दोनों में बता दी, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी और जूल में भी बच्चों। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? आयनाइजेशन एनर्जी हर एक बच्चे को क्लियर है या नहीं? बोलो गाइस। ओके, नाइस। कई बार आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी पूछा जाता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल अप्लाइड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन टू इंफिनिटी। ओके, it is a potential applied to remove electron to infinity. It is simply 13.6 Z square volt. It is simply 13.6 Z square volt. क्योंकि इसको मैं क्या कर दूंगा? I'll write this down as E into
potential, E into potential which is applied to remove the electron. Okay guys, यहां से E कैंसल आउट हो जाता है, तो बेसिकली द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज 13.6 Z स्क्वायर वोल्ट। ये अगर ये फॉर्मूला कहां से आया समझ में नहीं आ रहा, जस्ट लर्न इट। 13.6 Z स्क्वायर वोल्ट, दिस इज योर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बच्चों। वह ज्यादा तुम्हें आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं पूछा जाएगा बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना बच्चों। आयोनाइजेशन एनर्जी हमें पूछा जाएगा, वो मैंने बता दिया। क्लियर और नॉट गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। और गाइस आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू, तुम जितना ट्राई करोगे उतना बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट frequency and wavelength of photon is emitted when electron makes transition from n equal to 5 to n equal to 2? बोलो गाइस। ऑनलाइन वाले बच्चों में लेट अस पिक समबडी। अनिरुद्ध बेटा, इसमें फॉर्मूला क्या निकाल लगाओगे वेवलेंथ निकालने के लिए? अनिरुद्ध बेटा, यस सर। वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? when the electron jumps from 5 to 2? सर 1/λ इज इक्वल टू क्या? फॉर्मूला क्या था? सर R Z² अपॉन 1/n1² माइनस n2 स्क्वायर। हाँ, और ये हाइड्रोजन एटम है, इन हाइड्रोजन एटम, आई मिस दैट पार्ट, इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम। गुड, दैट इज द फॉर्मूला टू यूज। तो 1/λ विल बी इक्वल टू R Z², 1/2² माइनस 1/5²। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? बोलो गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? नाइस। ये हमारा आंसर दे देगा। एक काम करना, यहाँ पे याद रखना 1/r की वैल्यू तुम्हें पता है 911.5, वहां से सॉल्व करना और उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। क्लियर है? अब पूछा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के लिए क्या लगाओगे? हाँ बेटा, हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम है। R इज 1.097 इंटू 10⁻⁷। ओके गाइस, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पूछा गया है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पूछा गया है। गाइस वेरी नाइस, ये अच्छा है। मैं कहूंगा जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है गाइस? तुम्हें पता है लैम्डा, यू नो द रिलेशन बिटवीन लैम्डा फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। स्पीड क्या होता है बच्चों? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। हाँ है ना बच्चों? लैम्डा तुम अभी निकाल चुके हो, फ्रीक्वेंसी निकाल लो। क्लियर और नॉट? और दैट इज वन वे टू कैलकुलेट। एक और तरीका क्या था? एक और तरीका बच्चों, ये चीज हर एक बच्चे को समझ में आ रही नहीं आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चों से ज्यादा ऑफलाइन वाले बच्चे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन आइडिया इज ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस ऊपर से सर। हमने वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन निकाला, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन निकाल लिया। इसको ऐसे भी करा जा सकता था, कैसे बच्चों? RH × 1² 1/2² माइनस 1/5²। ये किसके बराबर आएगा बच्चों? या फिर H न्यू? हाँ, ये लंबा हो जाएगा, एग्जैक्टली लंबा हो जाएगा। ऊपर वाला बेटर है, यहां से भी निकाल सकते थे। दिस वॉज द एनर्जी डिफरेंस, दिस वॉज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है किसने हेल्प करी कवर करने में? फोटोन ने। फोटोन की एनर्जी कितनी थी? H न्यू। यहां से न्यू निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? यहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हर एक बच्चे का आ जाएगा ना बच्चों? क्लियर है? तरीका समझ गए? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक सेकेंड, क्वेश्चन मुझे कॉपी करना था इसके ऊपर वाला। हाँ बेटा, श्योर। ये लो, और ऊपर करो, ये लो। अब दिख रहा है?
Yes, sir. बच्चों करो। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस में व्हाट इज द एनर्जी? हाँ, He प्लस एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट। फॉर्मूला क्या लगाओगे गाइस? शिवानी बेटा आंसर देना, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? लेट अस से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लें। लेट अस से वी वांट टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमें निकालनी है फर्स्ट ऑर्बिट में। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट? एनर्जी का सर मतलब होता है टोटल एनर्जी। हाँ बेटा, सर -8.72 × 10⁻18। तुमने सॉल्व करके बताया है क्या? यस सर। ऐसे ना करो भाई, मेरे को एक्सप्रेशन बताओ। ये तुमने सर जूल में निकाला माइनस होगा। हाँ सर, -2.18 × 10⁻18 इंटू 4/1। वेरी नाइस, तुमने फॉर्मूला यूज करा -2.18 इंटू 10⁻18 Z² / n²। दैट इज द फॉर्मूला। वो तो रेडियस के लिए पहले पहला पार्ट है, फाइंड एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट। आई एम आस्किंग द आंसर टू दिस पार्ट। ओके सर। सर कौन से यूनिट्स? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा था वैसे तो मैं। हम कहेंगे ओके सर। एनर्जी एसोसिएटेड विद nth ऑर्बिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर जूल में चाहिए तो ये करोगे Z² / n²। ये देगा जूल में। और यही चीज अगर हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो Z वाज, ये देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये 2 है गाइस, ये Z नहीं लिया है, ये मैंने 2 लिया है, 2² / 1²। क्लियर है यहां तक? और रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है? इंटू n² / z। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? कुछ समझ में आया नहीं आया? बच्चों बोलो। यस सर। ओके, दैट इज नाइस। फाइन। क्वेश्चन, फाइंड wavelength of first line in Balmer series of hydrogen spectrum। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बच्चों? क्या करोगे गाइस? क्या करोगे? बाल्मर सीरीज में फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? बाल्मर सीरीज में फर्स्ट लाइन 3 to 2। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? गाइस बताओ, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? फाइंड wavelength of radiation required to excite electron in ground state of Li2 plus to third excited state। क्या फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों? क्या फॉर्मूला यूज करोगे गाइस? एक्सप्रेशन में वैल्यूज बताते आओ, बोलो। स्वास्थ्य बेटा बताओ। सिद्धार्थ बेटा तुम बताओ। सिद्धार्थ बेटा, यस सर। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सर 1/λ =
हाँ, राइट जेड क्या है यहाँ पे? सर Li2 थ्री प्लस थ्री होगा, Li2+ थ्री। है, इट विल बी यस सर। 3। तो R3²। कहां से कहां का ट्रांजिशन है ये कौन बताएगा ऑनलाइन में? क्या डाउट है बेटा तुम्हारा? हाँ, ये 1 से 4 है। एमिशन कहीं कहीं लिखा दो आज नहीं है ना बेटा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें, इसने एब्जॉर्ब किया। इट इज करेक्ट गाइस, सही बोल रहे हैं बच्चे। सर वन इसमें टू भी फोर 1 to 4, क्योंकि हमारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया एनर्जी लेवल 4। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? अब देखो गाइस क्वेश्चन। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ emission lines when excited electron from n equal to 6 drops to ground state। बताओ गाइस क्या होगा? टेल मी, क्या होगा बच्चों? बोलो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये बताओ। डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। हाँ है ना बच्चों? मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स दैट विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स तो फ्रॉम 6 to 1। तो डेल्टा एन यहाँ पे क्या है बच्चों? 5। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे? सर आंसर 15 है। दैट इज करेक्ट। अब आते हैं थोड़े से माइल्ड टफ क्वेश्चन। पे अटेंशन। क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हमें दे रखा है, कितना है बच्चों? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना ही होता है नहीं होता है बच्चों हाइड्रोजन एटम के लिए डू यू रियलाइज और नॉट, तुम्हारा फॉर्मूला क्या लगाओगे? 13.6 Z² 1/n1² माइनस 1/n2² में n1 1 होगा और n2 इंफिनिटी होगा, तो 13.6 ही आएगा। फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर Li2+। क्या करोगे बच्चों? व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? गाइस तुम डायरेक्टली फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। Z²। आ गया हमारा आंसर 13.6 Z²। हाँ है ना बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर Li2+ क्या होगा? 13.6 इंटू Z², 1/1² माइनस 1/∞² कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बच्चों? जो कि 13.6 Z² ही बनेगा। हाँ है ना? सर ये वन आंसर किस में ट्वेंटी आएगा? टू इलेक्ट्रॉन पॉइंट वोल्ट में। फोर कितना आएगा बेटा? 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज करेक्ट, इतना ही आएगा। अच्छा बच्चों एक और चीज, यहां तक क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? यार ये क्यों दिया था? कई बार क्या होगा, इसके बजाय सपोजिंग एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? एक्स। और पूछा गया है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li2+ निकालो इन टर्म्स ऑफ एक्स। क्लियर है गाइस? तो हम क्या कहेंगे? एक्स क्या होगा? एक्स विल बी 13.6 इंटू बेसिकली Z²। हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? ये है एक्स। ठीक है ना बेटा? हमें ये एक्स दे रखा है, मान के चलो 13.6 नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? एक्स। और हमारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li2+ है इसे मानो वाई। वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स ये कितना आएगा? 13.6 इंटू 3²। तो हम क्या करेंगे? विल डिवाइड वाई बाय एक्स। कितना आएगा बच्चों? 9। हाँ है ना? तो हमारा वाई क्या आ गया बेसिकली? 9x। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई? हाँ बेटा। बेटा अगर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की एक्स दे रखी है
और Li2+ की पूछी गई है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो ये एक्सप्रेशन समझ में आए नहीं आए? अब तो मैंने कुछ नहीं किया, y/x कर दिया, y/x किया तो डू यू रियलाइज ये 13.6 कट जाएगा, इट विल बी 3² / 1²। वही तो लिखा है मैंने, 3² / 1² इज 9। क्लियर हो गया? जिसे एक और क्वेश्चन करते हैं, बेटर फील आएगी इसी चीज के बारे में। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ is given to us as 19.6 into 10⁻⁻18 joule per atom. Energy of first stationary state of Li2+ क्या होगा? तुम कहोगे सर फॉर्मूले में डाल देते हैं, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ Li2+, इसकी एनर्जी क्या होगी? हम कहेंगे एक तो तुम यही कर सकते थे, एनर्जी वुड हैव बीन -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² विच इज 3² बाय n²। n² क्या होगा बच्चों? होगा नहीं होगा गाइस? फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की बात करी गई है ना, n = 1 की बात करी गई है। ये आंसर किसमें देगा बच्चों? लेकिन बाई चांस x की टर्म में पूछी गई होती, इसके टर्म में पूछा गया होता, तो कैसे करते? ये x है और ये पूछा गया है y इन टर्म्स ऑफ x। सही पूछा जाए, वी शुड बी यूजिंग दिस वैल्यू। हमने आंसर जो निकाला उसके लिए इस वैल्यू को यूज ही नहीं किया, जबकि एक्चुअली हमें इसे यूज करना चाहिए था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो कैसे करेंगे इसे? x क्या है बेसिकली? x इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z²। Z² क्या हो गया? 2²। इतना जूल आएगा नहीं आएगा बच्चों? हाँ या ना? गैस क्लियर हुई ये चीजें या नहीं हुई? आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² इंटू 1² 1/1² -1/∞², वो 1 ही आता है। तो ये हो गया हमारा। ये वैल्यू क्या है बेसिकली? ये वैल्यू हमें ये दे रखी है। गॉट इट और नॉट? समझ गए क्या है? किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? ओके। और y क्या होगा बच्चों? Z² बाय 1²। ये है, हाँ या ना? दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ Li2+। इट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट स्टेट ऑफ Li2+। क्लियर है? अब दोनों को डिवाइड कर दो, अब दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो y/x क्या बन जाएगा बच्चों? 9/4। तो y विल एक्चुअली बी 9/4 टाइम्स ऑफ x। x हमें कितना दे रखा है बच्चों? अब समझ आ रहा है? दिस इज एक्चुअली द मेथड दैट यू शुड बी यूजिंग, क्योंकि उसने जो वैल्यू दी है उसी को यूज करना है तुम्हें। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है गाइस? समझ गए? दिस इज द बेटर आंसर, बेटर आंसर इन द सेंस क्योंकि हमने उनकी वैल्यू को भी यूज किया है। ठीक है ना गाइस? समझ गए? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? पैटर्न समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? यस गाइस सर। बोलो। ओके, यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। सीरीज लिमिट का तो क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं, बोलो गाइस। ओके, एक मिनट रुको बच्चों, जस्ट 1 सेक, गिव मी अ सेक।